जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है कार्य, ऊर्जा व शक्ति। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कार्य के बारे में। कार्य की क्या परिभाषा होती है? जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं और वस्तु थोड़ी बहुत क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए। जैसे ये पेन अभी यहाँ रखा हुआ है, इस पे मैंने ये हल्का धक्का मार दिया तो ये पेन यहाँ से कहाँ हो गया, यहाँ चला गया। तो पहले वस्तु कहाँ पे थी? इधर, इस वाले बिंदु पे। अब कहाँ आ गई? इस वाले बिंदु पे। तो इस वस्तु पे जब मैंने बल लगाया तो ये वस्तु खिसक के पहुंच गई आगे। तो इसको बोलते हैं अपन उसका विस्थापन। जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तित करती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, तो उसको बोलते हैं अपन विस्थापन। ठीक है। विस्थापन और आपने जो हाथ से उस वस्तु के ऊपर बल लगाया है, एफ, इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जब तक आप विस्थापन नहीं करोगे वस्तु में, तब तक वह कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यदि हम इसको अल्फाबेट में सिंबल करें तो क्या होगा? कार्य को आप डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, बल को हम दर्शाते हैं कैपिटल एफ से, और विस्थापन का संकेत होता है एस। तो कार्य बराबर एफ इंटू एस। ठीक है। अब हम जानते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। इसी को आप या करके लिख सकते हैं एक और तरीके से। यहाँ पे लिखा है बल, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और ये लिखा है एस अर्थात विस्थापन। और विस्थापन एक तरह की क्या होती है? लंबाई होती है, और लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। इसका कहने का मतलब है कि न्यूटन के साथ में यदि मीटर हम लिख रहे हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं? एक साथ जूल कह सकते हैं। क्योंकि ये जो परिभाषा है कार्य की, हमें एक वैज्ञानिक ने बताई थी जिसका नाम है जेम्स प्रोस्कॉट जूल। जेम्स प्रोस्कॉट जूल। चूंकि इन्होंने हमें कार्य की परिभाषा के बारे में बताया था, तो इन्हीं के नाम के सम्मान में हम कार्य का एसआई मात्रक क्या लिखते हैं? जूल पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे जानते हैं इसी में कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो अर्ग को हम बोलते हैं कार्य का सीजीएस मात्रक। ठीक है। आगे है, एक जूल में कितना अर्ग होता है। तो एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कार्य एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। मतलब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आगे है कि एक न्यूटन बल लगाने पर यदि हम किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वस्तु कितना विस्थापित हो जाए? 1 मीटर विस्थापित होती है, तो हम उसे 1 जूल कहते हैं। यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो किसी वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाने पर यदि वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है तो हम उसे 1 जूल कहते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। यदि बल व विस्थापन के बीच में जो कोण लग रहा है, वह कोण कितना बन जाए? थीटा कोण हो, तो उस स्थिति में कार्य का जो सूत्र होता है वह चेंज हो जाता है। तो कार्य का सूत्र क्या पढ़ेंगे फिर अपन? बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा। यदि आरोपित बल F और विस्थापन S, इन दोनों के बीच में यदि थीटा एंगल बन जाता है तो उस स्थिति में कार्य बराबर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये एक फार्मूला पीछे पढ़ाया था मैंने, इतना वाला, वो भी हमें याद रखना है। और जब एंगल हो तो तब फार्मूला हमारा कार्य का यह होता है। ठीक है। आगे है, जब यदि थीटा का मान हम 0 के बराबर रख देते हैं यहाँ पर, तो कॉस 0 का मान कितना हो जाता है? यहाँ पर लिख दूँ मैं, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 के बराबर। और ये मान कैसा होता है? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि कार्य कैसा होता है उस कंडीशन में? अधिकतम होता है। प्रश्न सरल सा है कि कार्य धनात्मक और अधिकतम कब होता है? जब थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर होता है तो किया गया कार्य अधिकतम होता है, साथ ही साथ किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। आगे है,
यदि थीटा का मान हम 90 डिग्री के बराबर रख दें, अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखें आप 90, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है कितना, 0। तो आप क्या करेंगे, कॉस 90 रखें यहाँ पे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 का आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 के बराबर। तो जब एफ और एस के बीच में बनने वाला कोण थीटा 90 डिग्री होता है तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। प्रश्न कैसे बनता है इसमें कि कार्य 0 कब होता है, तो जब थीटा का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री के बराबर, तब हमारा कार्य क्या होता है, 0 होता है। आगे है, यदि थीटा का मान हम 180 डिग्री बराबर रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे कॉस 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, मतलब किया गया कार्य जो है वह कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव। इस केस में जो भी काम होता है वह कैसा होता है, न्यूनतम। तो कार्य न्यूनतम कब होता है, जब थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। इस स्थिति में किया गया कार्य न्यूनतम होता है और कार्य की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो कार्य का मान धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। कार्य अधिकतम कब होता है, 0 डिग्री के कोण पर। कार्य न्यूनतम कब होता है, 180 डिग्री के कोण पर। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे इसमें हम कुछ नोट पढ़ते हैं। नोट नंबर पहला हमें याद रखना है कि कुली के द्वारा किया गया कार्य हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जब कोई कुली अपने सर पर सूटकेस को या सामान को लाद कर आगे बढ़ता है तो उस स्थिति में उसके पैरों के द्वारा किया गया कार्य और सूटकेस की वजह से लगने वाला जो विस्थापन होगा, उन दोनों के बीच में कितना कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का। जब हम अपने पैरों से चलना आगे शुरू करते हैं तो ये हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं और ये रखा हुआ है सिर के ऊपर वजन, तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा कितना होगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री की स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है, 0। इस बात को आप याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि कुली के द्वारा या किसी भी वस्तु को जब हम सर पे रख के धोते हैं या उस पर कार्य करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, तो वह कार्य हमेशा कितना माना जाता है, 0 के बराबर। आगे लिखा है, कार्य का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, साथ ही साथ कैसा होता है, 0 भी होता है। तो ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दी थी, ठीक है। अगला है इसमें, जब विस्थापन का मान या बल, मतलब बल और विस्थापन में से कोई एक मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बेसिक सी बात है, किया गया कार्य भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू एस। यदि F 0 हो गया तो ये भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, S 0 हो जाए तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से यदि किसी भी एक का मान 0 होगा तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कहने का क्या अर्थ है कि मानव के शरीर में किसी भी काम को करने के लिए कितनी क्षमता है कि वह उस काम को कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी भी काम को करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। जिस प्रकार से कार्य का एसआई मात्रक क्या था, जूल, उसी प्रकार से ऊर्जा का एसआई मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है वह कार्य का ही एक परिवर्तित रूप होती है। ऊर्जा कार्य का ही एक परिवर्तित रूप होती है। जिस प्रकार कार्य का एसआई मात्रक जूल है, उसी प्रकार ऊर्जा का एसआई मात्रक भी क्या माना जाएगा, जूल ही माना जाएगा, ठीक है। कार्य, जिस प्रकार से कार्य एक अदिश राशि था उसी प्रकार से ऊर्जा भी क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। इसमें भी केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब हम इसमें आगे जानते हैं कि ऊर्जा के
विभिन्न रूपांतरणों के बारे में कि ऊर्जा का रूप किस प्रकार से रूपांतरित होता है। सबसे पहला है सौर सेल। ये जितने भी मैं रूपांतरण यहाँ पे लिखे हूँ वो सभी आपको अच्छे से याद करना है। एग्जाम में एक ना एक रूपांतरण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला है सौर सेल। सौर सेल का काम क्या होता है? यह प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को वह किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिसिटी में। तो सौर सेल का आप ये वाला टर्म याद रखेंगे। दूसरा है इसमें डायनेमो। डायनेमो आपने कहाँ पे देखा होगा? जितने भी फोर व्हीलर गाड़ियां होती हैं उनकी आगे जो पंखी लगी होती है रेडिएटर के पास में, उसके आगे एक छोटा सा मोटर टाइप का लगा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं। तो ये जो मोटर है एक तरह की मशीन है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा आती है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी भी मशीन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा हमेशा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल होता है। तो इस बात को हम आगे जानेंगे। तो डायनामो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युतीय ऊर्जा में। अगला है इसमें माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? हम मोबाइल पे जब बातचीत करते हैं ईयरफोन से, तो ईयरफोन में एक छोटा सा माइक लगा होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं माइक्रोफोन। ये क्या करता है? हमारे द्वारा बोली गई आवाज़ को, मतलब कौन सी ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा को मोबाइल के अंदर प्रवेश करवाता है। तो मोबाइल के अंदर बहता है करंट, तो कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसको? विद्युतीय ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन का आप याद रखिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर में क्या है। ठीक है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो लाउड स्पीकर होता है वह इसका जस्ट अपोजिट होता है। यह विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला है कोयले का जलना। जब कोयला जलता है तो इसमें कौन सी प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो कोयला एक रसायन है, क्योंकि इसे हम केमिकल कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन का एक अपर रूप होता है या कार्बन से हमें प्राप्त होता है। तो कोयले में होती है रासायनिक ऊर्जा, और जब हम उसको जलाते हैं तो उससे मिलती है हमें ऊष्मा। तो कोयले में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती कैसे बनी होती है? वैक्स, मोम से मिलकर बनी होती है। तो मोम एक प्रकार का रसायन है। जब हम उसको जलाते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश। हालांकि बहुत कम मात्रा में इसमें हमें ऊर्जा ऊष्मा मिलती है, लेकिन हम मोमबत्ती का प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं, इसलिए मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण होगा। अगला है सितार। सितार आप लोगों ने देखा होगा, जिस प्रकार से गिटार होती है उसी का एक रूपांतरण क्या होता है? सितार। सितार क्या है? एक तरह की मशीन है। तो मशीन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे बोलते हैं अपन यांत्रिक ऊर्जा, और उसको जब हम बजाते हैं या चलाते हैं तो उससे उत्पन्न होती है ध्वनि। तो बदले में क्या मिलेगी हमें उससे? ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट है इंजन। जो इंजन होता है ये ऊष्मा को ग्रहण करके क्या करता है? उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर इंजन का अर्थ है भाप का इंजन। भाप का इंजन ऊष्मा ग्रहण करके भाप का इंजन ऊष्मा को ग्रहण करके अपने पहियों को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। और जब कोई मशीन काम करती है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो भाप इंजन इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बल्ब का जलना। जब हम बल्ब को जलाते हैं तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब के अंदर बहना शुरू होता है करंट, जिससे उत्पन्न होती है विद्युतीय ऊर्जा। और जब वो जल जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रकाश। तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? प्रकाशीय ऊर्जा। तो बर्फ का जलना विद्युतीय ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होना है। अगला है हमारा ऊर्जा का एक अन्य रूप, जिसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं, जो कि प्रतिदिन हमें सूर्य से प्राप्त होती है। आगे है सूर्य में 70% जो द्रव्यमान होता है
भाई किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। और 28% जो द्रव्यमान होता है वह हीलियम का होता है। और 2% जो इसमें द्रव्यमान होता है वह भारी तत्वों का होता है, हैवी जो पार्टिकल होते हैं अलग अलग तत्वों के, उनसे ये भरा पड़ा होता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, लगभग 70%। दूसरे नंबर पे क्या होगा, हीलियम, जो कि लगभग 28% उपस्थित होता है। और शेष आप अन्य भारी तत्वों को कह सकते हैं। इंपोर्टेंट हमारा ये पहले वाला है कि सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं कि सूर्य में किस प्रकार से सौर ऊर्जा बनती है। तो हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़ के, सॉरी, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, इसको समझते हैं पहले नीचे वाले बिंदु को। सूर्य के केंद्र में, एकदम बीचों बीच में, सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़कर संलयित, मतलब होता है कि आपस में दो चीजों का जुड़ना, क्या करते हैं, हीलियम के नाभिक बनाते हैं। और इसी से क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है या प्रकाश उत्पन्न होता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 4 छोटे छोटे कंकड़ या पत्थरों को जोड़कर एक बड़ा पत्थर बनाना, और जब इन पत्थरों को आपस में जोड़ रहे हैं तो बदले में क्या मिल रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा। तो इस घटना को बोलते हैं संलयन। प्रश्न कैसे बनता है कि सूर्य के अंदर किस प्रकार से ऊर्जा बनती है, तो प्रश्न हो जाएगा नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। और यदि आपसे पूछें कि परमाणु में जब विस्फोट होता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किसी परमाणु के अंदर हमेशा नाभिकीय विखंडन होता है, जिसे आप बोलते हैं फिशन, न्यूक्लियर फिशन, विखंडन। उसमें क्या होता है, एक बड़ा पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो दोनों बातों को आप याद रखें कि सूर्य के अंदर जब ऊष्मा का निर्माण होता है तो वह नाभिक के संलयन की वजह से होता है, ना कि विखंडन की वजह से। ठीक है, और इसमें हमेशा 4 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम के अणु, जो परमाणु होते हैं उनका निर्माण करते हैं और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनाते हैं। आगे बात करते हैं इसी में कि पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है। तो पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पहुंचती है। और यह जो ऊर्जा होती है इसी को हम बोलते हैं सौर विकिरण ऊर्जा। क्या नाम होता है इसी का, सौर विकिरण ऊर्जा। ठीक है, इसी में आप बात याद रखिए कि सूर्य के प्रकाश के अंदर कुल 7 तरंगें मौजूद होती हैं। कितनी तरंगें होती हैं, कुल 7 तरंगें। और इन सातों तरंगों को एक साथ कहते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहेंगे आप इनको, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन 7 तरंगों के नाम में यदि आपको बताऊं तो पहली होती है गामा तरंग, दूसरी है एक्स, तीसरी है यूवी रेज, चौथी होगी वी आर रेज, पांचवी होगी इसमें इंफ्रारेड रे, छठवीं हो जाएगी माइक्रोवेव, और सातवीं हो जाएगी रेडियो वेव। तो यह सभी सातों तरंगें आपस में मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।